अच्छा, हमने आज का हमारा जो टॉपिक है वो फास्ट एपीआई का बेसिक हेलो वर्ड हमने लास्ट टाइम किया था। उससे आगे हमने उसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमने वन बाय वन लर्न करने हैं ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी जो है इसके अंदर आना शुरू हो। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर जैसे उसने हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सेम उसी तरह उसने एक राउट बनाया है, गेट का राउट, और उसके अंदर उसने हेलो वर्ल्ड फास्ट एपीआई के अंदर किया है। ये हमने लास्ट टाइम किया था, इसको मैं दोबारा से रिवाइज करते हैं ताकि कुछ चीज़ें हमें समझ आना शुरू हों इसके अंदर से कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा, फास्ट एपीआई का मकसद ये है कि हम नॉर्मली जो पाइथन का फंक्शन होता है ना, अगर हम ये ख़त्म कर दें तो ये एक पाइथन का फंक्शन है जो एक डिक्शनरी जो है वो रिटर्न कर रहा है, ऐसे ही है ना। हेलो वर्ल्ड डिक्शनरी हम रिटर्न कर रहे हैं पाइथन के फंक्शन के अंदर। नॉर्मली जब हम इसको कॉल करते हैं तो फिर ये कॉल होता है, अदरवाइज ये कॉल नहीं होता। अगर हम पाइथन का कोड रन करते हैं तो फंक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिक या डेफिनेशन ये होती है कि फंक्शन में लिखा हुआ कोड ऑटोमेटिकली नहीं चलता है, जब हम उसको कॉल करते हैं तो फिर वो चलता है। सही है। अब हम ये कह रहे थे कि जो भी हम कुछ ऐसा कोड यानी पाइथन के अंदर हम लिखेंगे जिसको हम रन ना करें, यानी हमें उस फंक्शन को कॉल ना करना पड़े, वो किसी स्पेसिफिक सिनेरियो पे चले जब उसको कोई रिक्वेस्ट करे। अच्छा, यानी जब हम उसको रिक्वेस्ट करें उसके अगेंस्ट ये पाइथन का फंक्शन जो है वो चले, जो भी हमने इसमें लॉजिक लिखी हुई है वो वाला रिस्पॉन्स वो वापस रिटर्न करते जहाँ से रिक्वेस्ट आई है। सही है। इस रिक्वेस्ट के मैकेनिज्म को अगर हम वो वाला भी दोबारा खोल लें टीएलड्रा, उसमें दोबारा समझने की कोशिश करें तो यानी फ्रंट एंड से डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी। अच्छा, क्लाइंट कोई भी हो सकता है फ्रंट एंड में, मोबाइल, वेब, इवन अगर हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी जो है वो हमारे इसमें क्लाइंट हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट क्लाइंट जो हैं वो इसके अंदर हो सकते हैं जहाँ से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड से बैक एंड को। अब जब भी कोई भी क्लाइंट से यानी जहाँ से भी क्लाइंट हम रिक्वेस्ट करें तो सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स जनरेट करना है। वो जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारे फंक्शन का रिटर्न मेथड होगा, यानी जो भी हम रिटर्न यहाँ से करेंगे वो चीज़ एक्चुअली बैक एंड से फ्रंट एंड को जाएगी। सही है। जो मेन लॉजिक ये है कि हमने एक पाइथन में कोड लिखा है, जो पाइथन का फंक्शन लिखा है। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि ऑटोमेटिकली नहीं चलता है, जब हम इसको कॉल करते हैं फिर चलती है। लेकिन इसमें फास्ट एपीआई में ये हेल्प करेगी कि इस फंक्शन को जब मैं कॉल करना चाह रहा हूँ, अटेंशनली फंक्शन को हम खुद कॉल करते हैं, लेकिन हमारा मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे कि हम एक ऐसा कोड रन करना चाह रहे हैं वो तब रन हो जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आए। अब ये जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी उस चीज़ को हैंडल करना, उस पर जो भी लॉजिक चाहिए वो अप्लाई करना, ये फास्ट एपीआई का काम है। यानी फास्ट एपीआई ने इस चीज़ को फिगर आउट करना है कि फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आई है उसको कैच करना है, उसके अगेंस्ट हमारा पाइथन का फंक्शन चलाना है। हमारे पाइथन के फंक्शन में जो जवाब देना है वो दोबारा जहां से रिक्वेस्ट आई है वहां पे पहुंचाना है। ये फास्ट एपीआई का काम है या एपीआई का काम है। फास्ट एपीआई इसलिए कि हम पाइथन का स्पेसिफिक फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। एपीआई का काम ये होता है, जो हम एपीआई बनाते हैं ना, उसका काम ये होता है कि जिस भी लैंग्वेज में हमने एपीआई बनाई है उस लैंग्वेज का जो फंक्शन है ना उसको कॉल करना है जब रिक्वेस्ट आनी है, और जो वो फंक्शन जवाब देगा वो रिस्पॉन्स वापस भेजना है। ये एक एपीआई का बेसिक फार्मूला होता है। तो टेक्निकली ये एक पाइथन का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी लॉजिक लिख सकता हूँ। अच्छा, अब जब हम इसको नॉर्मली कॉल करेंगे तो हम पैरामीटर देंगे इसको और ये हमें रिस्पॉन्स देगा। ऐसे ही है ना कि हम इसको पैरामीटर देंगे और ये हमें रिस्पॉन्स देगा। फंक्शन इस तरह ही चलते हैं। जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो अगर ये कोई पैरामीटर ले रहा है तो मैं इसको डाटा दूंगा, ये मुझे उसके बदले में रिस्पॉन्स दे देगा। ऐसे फंक्शन चलते हैं। लेकिन फास्ट एपीआई जो एक्स्ट्रा हमें माइल अचीव करके दे रहा है ना, वो ये है कि ये फंक्शन को कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फास्ट एपीआई उठा लेता है, और वो फंक्शन को कब कॉल करता है जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है। और ये एक पूरा प्रोटोकॉल के थ्रू होता है जिसको हम HTTP प्रोटोकॉल बोल रहे थे कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी और वो सारी चीज़ें जो हैं वो वर्क करेंगी। समझ आ गई। अब वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यानी इस
सारे फ्लो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एरो और इस एरो की, ये फास्ट एपीआई के जिम्मे है। टेक्निकली हमारा यहाँ पे एक पाइथन का फंक्शन है जिसने चलना है और उसमें जो लॉजिक लिखनी है वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमने इसको थोड़ा सा एक दफा जोर लगाना है बैकएंड में समझने के लिए कि ये एक्चुअली होता क्या है, ताकि आपको ना और क्लैरिटी आ जाए कि इसके पीछे क्या साइंस चल रही है। अच्छा, अब ये क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर चलता है ना, उसमें क्या होता है, यानी ये मेरा क्लाइंट है, समझो ये मेरा क्लाइंट है जहां से मेरी रिक्वेस्ट जो है वो इनिशिएट हुई है। या हम ऐसा कर लेते हैं और क्लैरिटी करने के लिए ना, हम इससे ऊपर कहीं या इसके इधर जो है ना वो थोड़ा ड्रा कर लेते हैं दोबारा से और क्लीन हो जाए ना कोड। ये मेरे पास क्लाइंट है, क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट करनी है, ये सर्वर। अच्छा, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वो इनिशिएट होगी और यहां से हमारा सर्वर जो है हमें यहां से रिस्पॉन्स देगा। इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं कि हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर्वर हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। एक्चुअली ये होगा कैसे, अब ये हमें लॉजिक समझनी है पहले। अच्छा, क्लाइंट मैंने बोला कुछ भी हो सकता है, वो वेब, मोबाइल, इवन स्मार्ट वॉच हो सकती है, वो फोन हो सकता है, वो टैबलेट हो सकता है, वो कोई भी क्लाइंट हो सकता है। क्लाइंट उसको बोलते हैं यूजर की डिवाइस, जो यूजर के हाथ में चलती है हम उसको क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट की डिवाइस के अंदर, यानी मेरे फोन में, मेरे स्मार्ट वॉच में, मेरे लैपटॉप में, मेरे सिस्टम में, मेरे पीसी में, जो मेरे पास है, जो यूजर के एंड पे है, उसमें एक कोड चल सकता है, ऐसे ही है ना। उस कोड को हम फ्रंट एंड कोड भी बोलते हैं। अच्छा, उसमें हम कोई भी लॉजिक लिखें तो वो चल सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि सारी लॉजिक फ्रंट एंड में लिख दें, स्टैंड लोन फ्रंट एंड के अंदर सारी लॉजिक लिख दें। उसका नुकसान क्या होता है कि फिर कोई ऐसी सीक्रेट चीज है जो मैं उसको कोड कर दूं, तो चूंकि फ्रंट एंड का कोड मेरी डिवाइस में है और डिवाइस में एक यूजर हूं, और अगर यूजर एक टेक्निकल यूजर है या हैकर है, तो वो उसको इंस्पेक्ट करके उसमें से मेरी लॉजिक चोरी कर सकता है, चोरी करके उसमें कुछ भी चेंज कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी बैंकिंग की, कि बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ा है, तो अगर सारा कोड यहां पे होगा तो ये कोड तो मेरी डिवाइस में है, ऐसे ही है ना। अब मेरी डिवाइस है तो मैं टेक्निकल यूजर हूं, अगर मैं टेक्निकल यूजर हूं तो मैं उसको इंस्पेक्ट करूंगा, अगर मैं उसको इंस्पेक्ट करूंगा तो मैं उसमें से चीजें चोरी करके उसको चेंज कर सकता हूं, उसकी लॉजिक को। तो इसलिए हमने डिस्कस किया था कि कोड कुछ हम सर्वर पे रखते हैं, क्लाइंट से कोड सर्वर में रखते हैं, या इस सर्वर को हम दूसरी जुबान में बैकएंड भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम फ्रंट एंड बोल देंगे, ठीक है। तो कुछ तो ऐसी एप्लीकेशन है जो सिर्फ फ्रंट एंड बेस्ड बन सकती हैं, जैसे कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर में कोई हैकर हैक भी कर ले तो क्या हैक कर लेगा, उसमें कैलकुलेशन ही हो रही है, 2+2 4, नथिंग इंपॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर कुछ भी। लेकिन अगर कोई बैंकिंग ऐप है उसमें सारा कोड यहां पे होगा तो रिस्की है, तो इसलिए कोड हमें रखना पड़ता है सर्वर पे। अच्छा, सर्वर पे है वो भी कोड ही, जिस तरह फ्रंट एंड का कोड होता है वैसे बैक एंड का कोड है। समझो कि जिस तरह फ्रंट एंड के फंक्शन है ऐसे बैक एंड के फंक्शन है, लेकिन वो सेपरेट कोड है। अब उस कोड की ब्यूटी ये है कि जो भी मैं बैक एंड पे कोड लिखूंगा ना, वो कोड सिर्फ जिसने लिखा है उसके पास रहेगा या जो ऐप का ओनर है उसके पास रहेगा। तो टेक्निकली अब हमने जो कोड लिखा है ना, ये फंक्शन, ये बैकएंड का फंक्शन है। अब हमने कहा कि बैकएंड का फंक्शन, इसका मतलब ये है कि ये कभी भी ये कोड स्पेसिफिकली किसी भी क्लाइंट की डिवाइस में नहीं जाएगा। अब अगर क्लाइंट की डिवाइस में नहीं जाएगा तो क्लाइंट इससे बात कैसे करेगा, यानी इस कोड को कैसे चलाएगा। अगर तो कोड सीधा क्लाइंट की डिवाइस में हो तो मैं उसको हिट करूंगा, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और कोड चल जाएगा, ऐसे होता है ना। लेकिन अगर वो बैकएंड का कोड है, तो अब बैकएंड का कोड में हमने क्या लॉजिक समझी है कि बैकएंड का जो कोड होता है वो क्लाइंट पे नहीं जाता है। जब जाएगा नहीं तो बैकएंड का कोड भी एक फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन चलेगा कैसे फिर, और कैसे चलेगा ये चीज हमें समझनी है। अब इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है कि हमारे पास जो है ना, एक तो ये मेरा लैपटॉप है, ये यूजर की डिवाइस है जिसको मैं क्लाइंट कह रहा हूं, मेरी वॉच जो है वो यूजर की डिवाइस है, मेरा फोन जो है वो यूजर की डिवाइस है। इसके अंदर जो भी कोड होगा वो यूजर की डिवाइस में चलेगा, जिसको हम फ्रंट एंड कोड बोलते हैं। अब जो ये बैकएंड का कोड है ये भी तो किसी मशीन में चल रहा होगा, वो जो मशीन है ना उसको हम सर्वर बोलते हैं। इसीलिए अक्सर आपको क्लाइंट सर्वर का वर्ड सुनने को मिलता है। अच्छा, वो सर्वर कैसे नजर आता है मैं आपको दिखाता हूं पिक्चर के अंदर। वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जिसके अंदर वो एक बड़ी सारी मशीन होती है, जैसे ये है, यहां पे भी अगर आप अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सारा बॉक्स बना हुआ है, उसको हम सर्वर बोलते हैं। एक क्लाइंट की डिवाइस और सर्वर में फर्क होता है।
वो क्या होता है कि क्लाइंट की डिवाइस की जो रैम रिसोर्सेज चीज़ें वो लिमिटेड होती हैं। कैसे, मेरे पास ये लैपटॉप है, इसमें 16 GB रैम, मेरे पास फ़ोन है उसमें माइट भी 4 GB रैम, मेरे पास स्मार्ट वॉच है उसमें स्पेसिफिक GB रैम, स्पेसिफिक GB SSD है, स्पेसिफिक जो है वो उसका प्रोसेसर है। लेकिन जो ये सर्वर पीसी होते हैं इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। लाइक अगर मेरे पास एक सर्वर है उसमें हो सकता है 100 GB रैम है, एक सर्वर है इसमें हो सकता है 4 GB रैम, मतलब 500 GB रैम, उसकी जो क्वांटिटी है ना रिसोर्सेज की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए हम ऐसी मशीन जिसके पास ज़्यादा पावर होती है उसको हम सर्वर बोलते हैं। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं, ये लॉजिक हमें समझनी पड़ेगी कि क्लाइंट पे तो एक छोटा सा लैपटॉप है लेकिन सर्वर पे बहुत बड़ा हैवी रिसोर्सेज है, वो क्यों है? क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है कि जो कोड हम ये बैकएंड का लिखेंगे इस कोड ने कहां पे जाना है, सर्वर के अंदर। अब जो क्लाइंट है वो एक भी हो सकता है, वो मिलियंस भी हो सकते हैं। जैसा कि एक क्लाइंट सिर्फ ये नहीं होगा, क्लाइंट यहां पे भी होगा, क्लाइंट यहां पे भी होगा, और वो सारे के सारे क्लाइंट, समझो ये फोन है कोई, ये भी इससे बात कर रहा है, ये भी इससे बात कर रहा है, तो बहुत सारी ट्रैफिक जो है वो एक सर्वर को बात कर रही है। अब अगर वो सर्वर सिर्फ रिसोर्सेज उतने हो जितने मेरे लैपटॉप में हैं, तो लैपटॉप के रिसोर्सेज तो एक बंदे के लिए बनाए जाते हैं। अगर 1 मिलियन यूजर उससे बात करेंगे तो मेरे लैपटॉप का क्या हाल होगा, बंद हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी ये कैपेसिटी नहीं है इसको इतना पावरफुल बनाने की। तो इसलिए हमने इस सर्वर को अच्छे रिसोर्सेज जो हैं वो कोड कर दी। समझ आ गई आपको बात इतना कि सर्वर क्या है और क्लाइंट क्या है। तो हमारा जो कोड, जो हम बैकएंड का कोड लिखते हैं, एक्चुअली वो यहां पे जाएगा। तो टेक्निकली मैंने यहां पे कोड लिखा, यानी ये जो हम पाइथन का भी कोड लिख रहे हैं, फास्ट एपीआई का जो भी, ये कोड हमारा शिफ्ट होगा कहां पे, सर्वर के अंदर। और इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट। कि डेवलपर जिसने कोड लिखा है वो कोड शिफ्ट करेगा किसके अंदर, सर्वर के अंदर। अब सर्वर भी एक मशीन है, मशीन समझ रहे हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर, वो भी एक लैपटॉप की तरह है। उसके अंदर भी हम पासवर्ड अपना लगा के लॉगिन करते हैं, उसके अंदर भी विंडो चल रही है, उसके अंदर भी मैक चल रहा है, उसके अंदर भी न्यू फोल्डर बन सकता है, उसके अंदर भी सारे वो फीचर हैं जो एक लैपटॉप में, आम मशीन में होते हैं। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि हम पाइथन का कोड लिखे। अब टेक्निकली ये मेरा लैपटॉप है, ये तो अब एक्चुअली मेरे पास अभी इसको हम क्लाइंट ही बोलेंगे, लेकिन एक डेवलपर का जो लैपटॉप का क्लाइंट है वो उसके अंदर वो उसको एटलीस्ट एक क्लाइंट तो चाहिए ना, क्लाइंट मतलब एक लैपटॉप तो चाहिए जिसमें वो कोड कर सके। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली सर्वर के अंदर कोड करें, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सर्वर को हम जिस इंटरफेस से एक्सेस करते हैं वो कोई, मतलब हम सर्वर की जो मशीन है ना उसके साथ कीबोर्ड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें सर्वर का जो लुक एंड फील होती है ना, इस पर कोई स्क्रीन नहीं बनी हुई, इसके साथ कोई कीबोर्ड नहीं है कि मैं डायरेक्टली जाकर उसमें कोड करूं और वहीं पे वो पढ़ा रहे। तो इसलिए मुझे एक ऐसा लैपटॉप जिसको हम क्लाइंट ही बोलेंगे टेक्निकली, वो चाहिए होता है जिसके अंदर एटलीस्ट एज अ डेवलपर मैं उसमें क्या कर सकूं, कोड कर लूं। लेकिन वो जो लैपटॉप के अंदर मेरे पास यहां पे कोड पड़ा है, ये अल्टीमेट अगर तो ये मेरे लैपटॉप में ही पड़ा है, तो अभी के लिए अगर मैं जब इसको रन करूंगा तो वो मेरे लैपटॉप को ही एक वर्चुअली सर्वर कंसीडर कर लेता है। यानी जब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूं तो वो इसी लैपटॉप को ही सर्वर भी कंसीडर कर लेता है, और इसी लैपटॉप को हम क्लाइंट भी कंसीडर करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट करना मेरे लिए क्या हो जाए, आसान, जब मैं कोड कर रहा हूं। अब अगर आप सोचोगे इतनी बड़ी मशीन के अंदर स्क्रीन लगी हो, कीबोर्ड लगा हो, मैं यहाँ कोड कर रहा हूं, तो इतना आसान नहीं है ना, मतलब डायरेक्टली इसके साथ बात करना। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि जब हम अपना सारा कोड मुकम्मल कर लेंगे फिर हम अपना कोड उठा के अपने लैपटॉप से कॉपी करेंगे, जिस तरह जिप फाइल ड्राइव के ऊपर, जिप फाइल या कोई गिटहब के ऊपर, इस तरह वो रख के हम उसको हम क्या करेंगे कि उस कोड को शिफ्ट करेंगे अपनी मशीन से, कहां पे, सर्वर में। उस सारे प्रोसेस को हम डेवऑप्स भी बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम होस्टिंग भी बोलते हैं, उसी प्रोसेस के मल्टीपल नाम से। सही है? मकसद क्या होता है, जो डेवलपर ने कोड अपने लैपटॉप में किया है, अब क्योंकि उसके लैपटॉप को सर्वर बनाया था लेकिन वो टेम्परेरी डेवलपर ने अपने मकसद के लिए बनाया था, आम यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसका कोड शिफ्ट करना जरूरी है किसके अंदर, सर्वर के अंदर। अब जो सर्वर है ना, ये भी एक मशीन है, मतलब इसके अंदर भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, इसके अंदर भी फोल्डर क्रिएट हो सकते हैं, इसके अंदर भी टर्मिनल होता है, इसके अंदर भी वो सारे फीचर होते हैं जो मेरे लैपटॉप के हैं।
बात समझ रहे? इसके साथ मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। कैसे कनेक्ट होते हैं? ईमेल पासवर्ड के थ्रू। जैसे हम अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आने के लिए पासवर्ड देना पड़ता है ना, इसी तरह उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन करने के लिए हमें पासवर्ड देना पड़ता है। अच्छा, टेक्निकली हम कीबोर्ड और स्क्रीन लगा सकते हैं उसको, लेकिन ज्यादातर जो सर्वर होते हैं ना वो हमसे दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वर को खुद मेंटेन करना मुश्किल है, यानी सर्वर एक कॉस्टली मशीन है ना, तो अगर मैंने एक अपनी एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए मैं अपना एक सर्वर खड़ा करूं तो वो मेरे लिए बहुत महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके रिसोर्सेज बहुत हैवी कॉस्ट, ज्यादा महंगे हैं। यानी एक सर्वर 40-50 लाख का एक सर्वर आ रहा है, तो इतनी ज्यादा कॉस्ट हम एक वेबसाइट पे नहीं लगा सकते ना, बात समझ रहे? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम रेंट पे लेते हैं। यानी एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसे थे, इन्वेस्टमेंट थी, उसने सर्वर लगा दिए, अब वो उसको सेल करता है। जिस तरह हम घर नहीं लेते रेंट पे, जब हमारे पास नहीं होता अपना तो हम क्या करते हैं, किसी का बना हुआ घर रेंट पे लेते हैं। इसी तरह कोई सर्वर लगा देता है किसी लोकेशन के ऊपर, किसी ने यूएस में लगा दिए, किसी ने कनाडा में लगा दिए, किसी ने इंडिया में लगा दिए, पाकिस्तान में लगा दिए, उससे हम रेंट पे लेते हैं उस मशीन को। अच्छा, वो मशीन का कोई स्पेसिफिक हिस्सा दे दे या पूरी मशीन दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बात समझ रहे हैं? तो उससे फिर हम उतनी स्पेस ले लेते हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। बात समझ आ गई आपको? तो उस स्पेस को हम फिर होस्टिंग भी बोलते हैं, और उसी स्पेस को हम वर्चुअल मशीन भी बोलते हैं कि मैंने एक लैपटॉप मशीन ऑनलाइन परचेज कर ली है। इसी वजह से हम इसको वर्ड क्लाउड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मशीन मैंने परचेज की है मुझे उसका पता नहीं है कि वो दुनिया में किस लोकेशन पे है, बात समझ रहे हो? इसलिए क्योंकि हमारे लिए वो क्लाउड है, पता नहीं कहां है, बात समझ रहे? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं शिफ्टेड है। तो इस मशीन को हम परचेज करते हैं। इस डेफिनेटली अगर आपने कोई घर या ये सर्वर रेंट पे लेना है तो उसको पे करना है। उसकी कॉस्ट कैसे होती है? वो पर आवर की बेस पे, पर मंथ की बेस के ऊपर हम फिर उसकी कॉस्ट जो है वो पे करते हैं। अब समटाइम क्या होता है कि अगर आपने बहुत लग्जरी घर लेना है तो आपको लग्जरी पे करना पड़ेगा। उसमें फायदा क्या होता है? फैसिलिटीज क्या होती हैं? ज्यादा। अगर आपने कोई छोटा सा घर लेना है तो उसकी पर मंथ की कॉस्ट कम होगी, लेकिन फैसिलिटीज भी क्या होंगी? कम। तो अगर आपने बहुत बड़ा सर्वर लेना है तो उसकी कॉस्ट भी पर मंथ ज्यादा होगी, अगर आपने छोटा सर्वर लेना है तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो इस तरह जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की जो है मशीन वो गेन करनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो अब मैं अगर आपको इसकी प्राइसिंग दिखाऊं तो कैसे होती है। लेट्स सपोज अगर हम डिजिटल ओशन को खोल दें, कैलकुलेटर खुल गया, जेन्युइन वाला नहीं निकल रहा। तो हर एक अब टेक्निकली आप देखो कि ये जो सर्वर बनाते हैं या जो सर्वर लगाते हैं ना वो एक बंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जो घर बनाने वाले लोग हैं, कोई एक बंदे के घर हैं सारी दुनिया में नहीं, कितने लोग हैं। जिसके पास भी इन्वेस्टमेंट है उसके पास क्या है? घर है, वो बना सकता है, वो अपना रेंट भी कर सकता है। तो अब ये कोई एक कंपनी नहीं है जिसके पास इस तरह की मशीनें हैं, बहुत सारी कंपनी है, लेकिन बड़ी कुछ ही है। जैसे गूगल क्लाउड होता है, अमेजोन क्लाउड, जैसे जो है वो डिजिटल ओशन, अज्योर क्लाउड, कुछ बड़ी कंपनीज हैं और कुछ बहुत सारी छोटी कंपनीज भी हैं। पाकिस्तान की भी बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडियन भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्लाउड प्रोवाइड करती हैं। वर्सल क्लाउड, एक से एक, हेरोको क्लाउड, बहुत सारी क्लाउड कंपनीज हैं जिन्होंने इस तरह की मशीन्स लगाई हुई हैं और वो सर्विस देते हैं। फिर ऐसी भी कंपनीज हैं जो बेस पे इकट्ठा ही एक ही दफा में बड़े अमाउंट में सर्वर परचेज कर लेती हैं गूगल क्लाउड से या एज्योर क्लाउड से या AWS क्लाउड से, और फिर उनको आगे खुद री रेंट करती हैं। यानी खुद पहले रेंट पे करती हैं और फिर उनको लोगों से लेके पेमेंट उनको यानी लोगों को आगे सेल करती हैं, उसको री रेंट करती हैं। तो ऐसी भी हैं। कुछ लोग डायरेक्टली जाके बड़ी कंपनी से परचेजिंग करते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उनका बिजनेस मॉडल चलता है। लेकिन अल्टीमेट हमें मशीन परचेज करनी होती है जिसके अंदर हम अपना कोड जो है वो रख सकें और उसकी कोई लिमिटेड जो है वो पर मंथ कॉस्ट होती है। जैसे जीपीयू की ड्रॉपलेट ये फोल्डर पर मंथ में कह रहा है, बट इट्स अ वेरी वेरी लिमिटेड जो है वो रिसोर्स है। यानी इसमें बहुत सारी छोटी चीजें होंगी जो हम इसमें देख सकते हैं। अगर हमने डिटेल में जाना है तो वो उसकी डिटेल आ जाएगी, लेकिन कुछ लिमिटेड। डिजिटल ओशन निश्चित स्लो जो है वो है। लेकिन अगर हम AWS का इंस्टेंस देखते हैं, EC2 इंस्टेंस प्राइसिंग, उसके अंदर डिफरेंट है हर एक टायर की। यानी उसके अंदर अब जब हम लैपटॉप लेते हैं तो हर लैपटॉप की प्राइस सेम नहीं हो सकती ना।
किसी लैपटॉप में कोई 10 जनरेशन का है, कोई 14 जनरेशन का है, कोई 4th जनरेशन का है, किसी में रैम इतनी लगी है, किसी में हार्ड इतनी लगी है, तो हर एक की डिफरेंसेस से प्राइस वैल्यू क्या हो जाती है, डिफर। तो इसी तरह जब हम सर्वर परचेज करते हैं तो उसमें भी हमारी प्राइस वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। सर्वर और क्लाउड में क्या फर्क है? एक्चुअली देखो, सर्वर का मकसद क्या है कि सर्वर एक ये जो हार्डवेयर है ना, ये मशीन, इसको हम सर्वर बोलते हैं। अब कोई जो कंपनी इसको प्रोवाइड कर रही है, यानी इस तरह की एक सर्वर लगा के जिसको एज अ रेंट लोगों को दे रही है, इस सारे प्रोसेस को हम क्लाउड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वर जिस जगह पे पड़ा है ना, वो मेरे फिजिकली कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे लिए दूर है कहीं पे, और उसकी लोकेशन क्या है मुझे पता नहीं है। तो इसलिए वो वर्ड क्लाउड बोला जाता है, कहीं क्लाउड में है वो। बात समझिए आप कि ये टेक्निकली तो ये सर्वर ही है, क्योंकि ये सर्वर मेरे कंट्रोल में नहीं है, ना मैंने कभी इसको देखा है। मुझे इसका इंटरफेस तो मिलता है, लेकिन वो फिजिकली उसके पीछे क्या हो रहा है, कौन से हार्डवेयर हैं, स्पेसिफिकली मुझे दुनिया में, या गूगल से भी मैं लेता हूं, तो गूगल के इतने बड़े डाटा सेंटर के अंदर कौन सी मशीन है जिसमें मेरा कोड चल रहा है, इसका तो मुझे नहीं पता ना। तो मेरी नजर में वो मेरे लिए सर्वर क्या है, क्लाउड, क्योंकि वो कहीं बादलों में है, मुझे नहीं पता कहां पे। लेकिन टेक्निकली वो किसी न किसी फिजिकल प्लेस पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बादलों में है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कोड कहीं बादलों में घूम रहा है या कोई सैटेलाइट पे घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे डाटा सेंटर बने हुए हैं दुनिया में, उस डाटा सेंटर के ऊपर वो चल रहा होता है। लेकिन ये बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं। जैसे अगर कभी डिजास्टर आ गया, लाइक अगर पूरा यूएस के अंदर भी कोई मसला हो गया ना, तो फिर भी हमारा डाटा सेव रहेगा। क्यों? उन्होंने इसको एक कंट्री के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन पे इनको रखा हुआ है सर्वर्स को, और फिर एक कंट्री के अलावा मल्टीपल कंट्रीज में भी कॉपीज रखी हुई हैं। तो इसलिए ये कहते हैं ना, जो कि आपकी ड्राइव पे रखा हुआ डाटा कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, जो भी दुनिया में हो जाए। उसके पीछे रीजन क्या है कि उन्होंने, अगर देखो मेरे पास एक ही लैपटॉप है, उसमें मैंने अपना कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स रख दी हैं, अगर ये लैपटॉप खराब हो गया तो क्या होगा, वो फाइल्स भी चली जाएंगी। अगर या मेरे घर में फायर हो गया तो फिर क्या होगा, ये लैपटॉप बंद खराब जल जाएगा और फिर मेरा डाटा चला जाएगा। या अगर पूरे सिटी में हो गया, या अगर पूरे कंट्री में हो गया डिजास्टर, तो फिर क्या होगा, मेरा डाटा भी चला जाएगा, क्योंकि डाटा इस मशीन में पड़ा है। अब जब ये बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने लिए, यानी जब हम इनकी गूगल ड्राइव पे जाके डाटा सेव करते हैं ना, उसकी वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है। कैसे? वो एक यूएस में पड़ी है कॉपी, एक इंडिया में पड़ी है, एक यूरोप में पड़ी है, इस तरह मल्टीपल जगहों पे वो कॉपीज रखता है। अगर किसी ना, और एक ही कंट्री के अंदर भी मल्टीपल जगहों पे कॉपीज पड़ी, यानी एक ही सिटी में उन्होंने सारे डाटा सेंटर नहीं लगा दिए। क्यों? उनको भी पता है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी फायर हो जाती है और वो पूरा डाटा सेंटर जल जाता है, तो क्या होगा कि सारी दुनिया का डाटा जाया हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसी सेम डाटा की कॉपीज अदर सिटीज में और उसी सेम डाटा की कॉपीज अदर कंट्रीज में भी पड़ी है। वो डाटा हमारा तभी जाया हो सकता है, कभी एक ही दम सारी दुनिया में कुछ हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होगा नहीं। तो एटलीस्ट क़यामत तक तो नहीं होगा, उसके बाद का पता नहीं है। तो उसकी रीजन क्या है कि एक ही दम नहीं हो सकता है ना। अगर किसी एक सिटी में हो भी जाता है, पूरा डाटा सेंटर जल भी जाता है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे डाटा को, क्योंकि हमें डाटा स्टिल मिलता रहेगा, क्योंकि वो किसी और लोकेशन पे, किसी और कंट्री पे भी सेम कॉपी पड़ी है। तो इसलिए हम ज्यादातर अपना सर्वर लगाएंगे, यानी अगर हम अपना क्लाउड बनाते हैं या अपना सर्वर लगाते हैं, उसमें क्या होगा कि जिस तरह हम एक फिजिकल मशीन इस तरह की लगा देते हैं, उसके अंदर फिर ये कैसे मैनेजमेंट होगी। अगर मैंने जहां पे लगाई है वहां पे इस तरह का मसला आ गया, फिर क्या हम मल्टीपल सिटीज में रखें, मल्टीपल लोकेशंस पे रखें, फिर मल्टीपल सिटी में रखें, फिर मल्टीपल कंट्री में रखें, फिर तो हम बहुत बड़ा मतलब क्लाउड प्रोवाइडर बन जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें खुद से मैनेज करना सर्वर बहुत मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा रेंट पे लेते हैं, यानी किसी का, कोई बड़ी कंपनी जो है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनसे हम होस्टिंग, जिसको कहते हैं होस्टिंग, लेते हैं। यानी उस बड़ी मशीन में से कोई स्पेसिफिक हिस्सा लेते हैं ताकि मेरा काम जितना चाहिए वो चलता रहे। और उसका फायदा ये भी होता है कि कल को अगर ज्यादा वर्कलोड आएगा तो मैं उससे ज्यादा रिसोर्सेज भी इंगेज कर सकता हूं। अच्छा, आइडिया हम यहां पे घूम रहे थे वो ये था कि हमारे पास क्लाइंट हैं और सर्वर है, तो टेक्निकली मुझे फिजिकल स्पेस चाहिए किसी भी क्लाउड से जिसके अंदर मैं कोड रख सकूं। जब हम उससे लेते हैं तो वो होता क्या है कि उसका मुझे ईमेल पासवर्ड मिल जाता है। मैं जब उसमें लॉगिन करता हूं तो मेरे पास एक टर्मिनल ओपन हो जाता है
या मैं जिस तरह मुझे ये फिजिकली फोल्डर फाइल्स नजर आ रही हैं ऐसे मिल जाएंगी, मैं उसको एक्सेस कर लूंगा। उसमें आप क्रोम इंस्टॉल कर लें, उसमें आप VS कोड इंस्टॉल कर लें, आप पाइथन इंस्टॉल करें, जो मर्जी आप उसमें इंस्टॉल कर सकते। वो आपके लैपटॉप की तरह है, लेकिन आपके लैपटॉप से ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके अंदर इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक सर्वर परचेज किया है गूगल से, अब गूगल का डाटा सेंटर है US में, अब US में इंटरनेट की स्पीड कितनी है? GBs में। बात समझ रहे हैं? तो अब जब मैं उस सर्वर से कनेक्ट करूंगा, यानी उस मशीन से, तो जब मैं उसमें कुछ भी डाउनलोडिंग करूंगा तो मुझे स्पीड कौन सी मिलेगी? जो, क्योंकि वो मशीन तो वहां भी पड़ी है ना, इंटरनेट की केबल भी उसको US से लगी हुई है, तो इसको इसलिए उनका इंटरनेट हमसे कहीं ज्यादा फास्ट है, तो हमें इंटरनेट की स्पीड भी बहुत फास्ट मिलती है वहां पे। यानी जब हम सर्वर लेते हैं थर्ड पार्टी से, तो फिर हमें जहां पे भी वो सर्वर पड़ा हुआ है, तो हमें इंटरनेट और बाकी फैसिलिटी सारी हमें उस कंट्री की मिलती हैं, क्योंकि हमने वहां से मशीन परचेज की होती है। तो टेक्निकली उससे मैं कनेक्ट करूंगा, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। विंडोज में कर सकते हैं आप, मैक कर सकते हैं, उसमें बंटू कर सकते हैं, जो आपने करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपके लैपटॉप से सिंक करते हैं उससे आप कनेक्ट करते हैं, अपना पाइथन का लिखा हुआ कोड उसमें शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम गूगल ड्राइव पे लिंक रख लेंगे, उस मशीन में जाके उस ड्राइव से डाउनलोड कर लेंगे, या हम गिटहब पे कोड रख लेंगे, उसका लिंक वहां पे डाउनलोड कर लेंगे। हम किसी भी तरह से शेयरिंग कर सकते हैं, या हम नॉर्मली जिस तरह कॉपी पेस्ट करते हैं, अपनी मशीन से उस मशीन में कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो कोड वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अब कोड वहां पे शिफ्ट होगा तो वहां कोड को मुझे चलाना है, तो अज्यूम करो हमने एक ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है ऐसे ही, और ये फंक्शन हम कहते हैं ये तब चले अगर मेरी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आए बैक एंड को। अब पहले वो ये वाला फंक्शन है मेरे लैपटॉप में, जिसमें ये मेरा लैपटॉप है ना, डेवलपर लैपटॉप, ये डेवलपर का लैपटॉप है, इसमें कोड पड़ा हुआ है ऐसे ही है ना, जिसमें ये फंक्शन है हेलो वर्ल्ड वाला। अब अगर क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट करनी है तो पहले डेवलपर का कोड कहां पे जाना चाहिए? सर्वर में जाना चाहिए, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे वहां पे। अब अगली साइंस है कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो ये एक पाइथन का फंक्शन है, अब उसको कैसे पता लगेगा कि इस क्लाइंट ने इस सर्वर के इस पाइथन के इस फंक्शन को कॉल करना है? समझ आइए नहीं? देखो दुनिया में कोई सर्वर एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, कितने ज्यादा, अनलिमिटेड, कोई एक वेबसाइट तो नहीं है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, अनलिमिटेड स्पेसिस हैं, अनलिमिटेड चीजें हैं। तो कैसे पता लगता है कि जब मैंने एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट की तो इसने दुनिया की इस लोकेशन पे इस जगह पे जाके इस पर्टिकुलर रिसोर्स को हिट करना है या इस फंक्शन को चलाना है? अच्छा, वो कैसे होता है? इसके लिए डिजिटली जितनी भी दुनिया में डिवाइसेस बनती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं एक मैश के जरिए, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, ऐसे ही है ना। ये इंटरनेट एक ग्लोबल वर्ड है ना, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वो वायर से आपस में, हम वायर के थ्रू पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, ऐसे ही है ना, उस मैश को हम इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट की मदद से हम एक जगह से दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक बेसिक असूल बनाया गया है कि जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है या इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहती है, उसका एक यूनिक एड्रेस होगा जिसको हम आईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी, हर डिवाइस का। यानी मेरे फोन का भी एक आईपी होगा, मेरी अगर ये स्मार्ट वॉच है और ये इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है तो इसका भी क्या होगा? आईपी होगा। मेरे लैपटॉप का क्या होगा? हर वो चीज जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, चाहे ऐसी कोई डिवाइस है जो आपको लोकेशन शेयर कर रही है लेकिन वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, तो उसका भी क्या होगा? अगर ये कैमरा लगा हुआ है, अगर ये कैमरा इंटरनेट से कनेक्ट है तो इसका मतलब इसका भी क्या होगा? आईपी होगा। हर वो डिजिटल डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है उसका क्या होता है? आईपी होता है। तो मेरे लैपटॉप का भी आईपी है। इसका मतलब है ये जो सर्वर हम परचेज करेंगे इसका भी क्या होगा? आईपी होगा। अच्छा, अब ये जो आईपी होते हैं ना, आईपी दो तरह के होते हैं, स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी। डायनामिक का मतलब क्या है कि जब भी चेंज होने वाला आईपी, जब भी मैं अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करता हूं ना और मैं दोबारा अपने इंटरनेट से कनेक्ट होता हूं तो मुझे एक नया आईपी मिल जाता है। क्या होता है? नया आईपी मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पोजीशंस भी हैं जिसमें हम अपना आईपी स्टैटिक कर सकते हैं। इवन लेट्स सपोज हमने नया टेल से या स्टॉर्म फाइबर से इंटरनेट लिया हुआ है, वो एक सर्विस देते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिक आईपी। उसका मतलब क्या होगा? अगर मैं हमसे स्टैटिक आईपी परचेज करूंगा तो मेरी डिवाइस का या मेरे इंटरनेट का हमेशा एक आईपी रहेगा, बदलेगा नहीं। अच्छा, ये जो कंपनीज हमें देती है ना रिसोर्सेज, इनका भी एक ही आईपी होता है जिसको हम स्टैटिक आईपी कहते हैं या पब्लिक आईपी कहते हैं, वो कभी भी बदलता नहीं है।
बात समझ रहे हैं? तो अच्छा, अब गेम आपको समझ आ जाएगी कि ये क्लाइंट है, क्लाइंट का भी एक आईपी है, लेकिन ये बदल रहा है। अच्छा, हमें इससे प्रॉब्लम भी नहीं है। मेरी डिवाइस जिससे भी मैंने क्लाइंट से सर्वर ने रिक्वेस्ट करनी है तो उसका सब क्लाइंट का भी आईपी है और सर्वर का भी आईपी है। तो अज्यूम करो कि ये जो मेरा सर्वर है, स्पेसिफिक सर्वर, इसका एक आईपी है, उसको हम बोलते हैं 172.168.1.1, ये एक आईपी है। और ये आईपी किसका है? इस सर्वर का। और ये एक स्टैटिक आईपी है। इसका मतलब क्या है? ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब इस क्लाइंट ने अगर इस वाले सर्वर से बात करनी है तो वो एक्चुअली रिक्वेस्ट जब भेजता है तो उसके बदले में ये क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट हिट करता है इस आईपी के ऊपर। अब पूरी दुनिया में चाहे जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी सर्वर हैं, जब मैंने बता दिया कि मेरा जो कोड है वो इस स्टैटिक आईपी के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में से वो मेरे सर्वर को ढूंढ लेगा या नहीं? क्लाइंट ढूंढ लेगा ना। क्यों? क्योंकि उस सर्वर का क्या है? स्टैटिक आईपी है। समझ आ गई आपको? इतनी बात, कोई मसला तो नहीं इसमें? अच्छा, अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। एक आईपी हमें स्टैटिक मिल गया, हमने इसको रिक्वेस्ट किया। अब मेरा मोबाइल रिक्वेस्ट कर रहा है। अब मेरे मोबाइल का क्या आईपी है डजंट मैटर, लेकिन मोबाइल ने जिसको रिक्वेस्ट करनी है उसका आईपी क्या है? स्टैटिक है। और वो एक आईपी है, वो मैंने डेवलपर ने बता दिया किसको? यूजर को। डेवलपर ने किसी को बता दिया? यूजर को, क्योंकि डेवलपर ने सेटअप किया, कॉन्फ़िगरेशन की है ना सर्वर में। तो डेवलपर को पता है कि आईपी क्या है, तो आईपी उसने यूजर को बता दिया कि इधर इधर तुम क्या कर सकते हो? रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब जब भी किसी भी डेवलपर ने वेबसाइट को या किसी भी कोड को, बैकएंड के कोड को, किसी चीज को भी डिप्लॉय करना है, तो इसका मतलब क्या? उसको क्या चाहिए? एक सर्वर, और सर्वर में स्टैटिक आईपी, और वो बाकी अपने यूजर को बता देगा कि इस आईपी पे आपने रिक्वेस्ट करनी है। तो पूरी दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो वहां पे रिक्वेस्ट जो है वो पहुंच जाएगी, उस मशीन पे पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अब फेसबुक वालों ने भी कोड डिप्लॉय किया होगा सर्वर के अंदर, अब उनको भी क्या मिला होगा? एक आईपी। ट्विटर वालों ने भी किया होगा, लिंक्डइन वालों ने भी किया होगा, व्हाट्सएप वालों ने भी किया होगा। इस तरह तो बहुत सारी वेबसाइट है, और सबके आईपी अगर वो हमें बताने लग जाए एंड यूजर को, तो हम क्या करेंगे? इंसानी माइंड जो है ना, वो नंबर्स को याद रखने में इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। मतलब कि आपको मैं इस तरह के आईपी 50 बता दूं तो आप बहुत मुश्किल से याद रखेंगे। शायद आपको डिक्शनरी बनानी पड़ जाएगी कि इस आईपी, ये आईपी फेसबुक का है, ये आईपी गूगल का है, ये आईपी यूट्यूब क्या है, ये आईपी इसका है, ये आईपी इसका है। बात समझ रहे हो? अच्छा, पहले ऐसे ही होता था, आईपी से बातें चलती थी। फिर उन्होंने बोला कि यार ये आईपी को समझना बड़ा मुश्किल है। फिर उन्होंने एक वर्ड निकाला, डीएनएस, या जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम भी बोलते हैं। उन्होंने बोला कि यार ये जो आईपी वाला फंडा है ना, इसका कोई हल होना चाहिए, क्योंकि आईपी को समझना जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आईपी को अंडरस्टैंड क्या करना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला यार सारी दुनिया में ना हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं और एक इस तरह का टेबल बनाते हैं। उस टेबल में क्या रखते हैं? एक कॉलम में हम आईपीज रखने शुरू करते हैं और एक कॉलम में उनके एड्रेस। यानी अगर ये आईपी है, ये आईपी है, तो इसकी डोमेन है lesposTechnoset.com। ये बाइंडिंग हो गई ना। अब अगर मैं technoset.com बोलूंगा तो बैकग्राउंड में वो क्या करेगा? इस टेबल में जाएगा, उस डोमेन के अगेंस्ट देखेगा कि उसका आईपी क्या है, उस आईपी को फाइंड करेगा और उस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज देगा। समझ आई या नहीं? तो समझो इस तरह ये एक वेबसाइट का, फेसबुक का, गूगल का, इस तरह ये समझो ये बहुत बड़ा टेबल बन गया। अब ये टेबल जो है ना वो बड़ी जो डोमेन नेम या डीएनएस प्रोवाइडर होते हैं वो जेनेरिकली पूरी दुनिया में एक टेबल को मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने ये यूजर नेम मैंने परचेज कर लिया है तो अब ये कोई और परचेज नहीं कर सकता। ऐसे होता है ना, मेरी डोमेन है वो आप लोग परचेज नहीं कर सकते। अगर क्यों? अगर ये दो हो जाएंगे, मतलब अगर ये दो हो जाएंगे, अगर ये दो हो गए ऐसे, और इसका आईपी डिफरेंट है और इसका आईपी जो है वो डिफरेंट है, तो क्या मसला होगा? अब इस पे रिक्वेस्ट गई है तो वो इस आईपी को पकड़े या इसको पकड़े? मसला हो गया ना। तो इसलिए ये सेम नहीं हो सकते, कभी भी एक डोमेन दो लोगों के पास नहीं हो सकती, इसलिए डोमेन यूनिक है। अच्छा, डोमेन
इंपॉर्टेंट नहीं है, डोमेन के पीछे जो आईपी है वो इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकली अगर मैं यहां पे teclosert.com हिट करूंगा तो एक्चुअल में इसके पीछे जो आईपी छुपा हुआ है जो कि डोमेन नेम सिस्टम के पास है वो आईपी हिट होगा। उस आईपी से पता लगेगा कि पूरी दुनिया में इतने सर्वर हैं, उसमें से किस वाले सर्वर के पास जाना है। बात समझ रहे हो? कई दफा होता है एड्रेसेस के आगे VIP.VIP या CS आ जाता है, उससे वो आईपी चेंज हो जाता है कि नहीं वही चीज आती है? नहीं, चीज तो वही रहती है, यानी स्टैटिक, अगर आपने स्टैटिक आईपी लिया हुआ है तो वो चीज सेम रहेगी, लेकिन जब हम सर्वर बनाते हैं ना हमारा आईपी स्टैटिक ही होता है। अगर आईपी स्टैटिक नहीं होगा तो अगर आईपी चेंज हो रहा है बार बार तो फिर ये टेबल मेंटेन करना मुश्किल है, और जब टेबल मेंटेन नहीं होगा तो फिर चलेंगी नहीं चीजें वेबसाइट के अंदर। बात समझ आई या नहीं आई? तो हमने डीएनएस समझ लिया। तो टेक्निकली हर मशीन को हमें आईपी मिलता है और उस आईपी के अगेंस्ट मैं एक डोमेन रजिस्टर कर सकता हूं, और अगर उस डोमेन पे रिक्वेस्ट आएगी तो अब टेक्निकली मेरे लैपटॉप का भी क्या है एक, लेकिन मैंने इसके साथ कोई भी डोमेन नहीं लगाई हुई। हाँ, अगर मैं अपना आईपी आपको दूंगा तो आप उधर से रिक्वेस्ट करेंगे तो इसके पास आएगी, या आप उधर से पिंग करेंगे तो इधर रिक्वेस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि वो आईपी जो है वो मेरे लैपटॉप का है। हर लैपटॉप का अपना अपना आईपी होगा, लेकिन चूंकि एंड यूजर को डोमेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट ने सर्वर से बात करनी है, तो हमें डोमेन की जरूरत पड़ती है सर्वर वाले आईपी के लिए। क्लाइंट वाले आईपी के लिए डोमेन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे ने आपको आईपी के थ्रू तो नहीं रीच आउट करना, वो किसी दूसरे की सर्वर के थ्रू ही रीच आउट करना है। इसलिए तो अब अगर हम ये वाली डोमेन हिट करते हैं तो टेक्निकली इसके पीछे लिखा हुआ इसका आईपी हिट होता है। तो अगर हम facebook.com लिखें तो उसके पीछे उसका लिखा हुआ आईपी हिट होगा। इसी तरह हम कोई भी डोमेन लिखें तो उसके पीछे उसका लिखा हुआ आईपी हिट होता है। अब आपका यहां तक क्लाइंट ने सर्वर से बात कर ली, बात समझ आ गई आपको? अब क्लाइंट को अगर क्लाइंट ने teclosert.com बोला या क्लाइंट ने कोई आईपी बोला, अब क्लाइंट फिगर आउट कर लेगा ना, ये जो HTTP प्रोटोकॉल है यानी जो इंटरनेट है ये फिगर आउट करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये पूरी दुनिया में किस जगह पे लेके जानी है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में आईपी क्या है? यूनिक। तो वो ऑटोमेटिकली, लेट्स सपोज मेरा आईपी पड़ा है यूएस में, ये वाला आईपी पड़ा है यूएस में, तो ये क्या करेगा, यहां से जहां पे भी हमारी कराची में मेन हेड है वहां पे पहुंचेगी रिक्वेस्ट वाइड से होती हुई, वहां से फिर समंदर से होती हुई वो किसी दूसरे कंट्री में जाएगी, दूसरे कंट्री से तीसरे में, तीसरे से होते होते वो मेरे डिजायर्ड कंट्री में पहुंचेगी, डिजायर्ड कंट्री से आगे फिर डिजायर्ड लोकेशन, और फिर जो फिजिकल मेरा सर्वर होगा वहां पे जाके मेरी रिक्वेस्ट जो है वो हिट होगी। बात समझ आ गई? अब अगर मैं ये सर्वर परचेज कर लूं और उसका स्टैटिक आईपी उसके साथ डोमेन लगा दूं या स्टैटिक आईपी पे रिक्वेस्ट भेजूं तो मेरा क्लाइंट को पता लग जाएगा ना कि कहां पे लेके जाना है। तो ये वाला कोड हमने जो लिखा है एक हेलो वर्ल्ड वाला, ये कोड हमने कहां पे शिफ्ट कर दिया है? सर्वर में। अब उस कोड को चलाने के लिए क्लाइंट ने उसको चलाना है तो उसने आईपी पे रिक्वेस्ट करनी है इंटरनेट के थ्रू। अब जब रिक्वेस्ट करेगा तो मेरे वो कोड तक पहुंचेगा या नहीं? अच्छा, कोड तक नहीं अभी पहुंचा, अभी तक पहुंचा है सिस्टम तक, क्योंकि आईपी किसका होता है? सिस्टम का होता है। तो अभी जब मैंने रिक्वेस्ट की है तो सर्वर तक तो हम पहुंच गए जहां पे मेरा कोड पड़ा है, लेकिन आप कोड तक नहीं पहुंचते, हम सिस्टम तक पहुंचे हैं ना, क्योंकि आईपी किसका है? सिस्टम का। अच्छा, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कि ये जो फंक्शन है वो एक नहीं हो सकते, ये मल्टीपल हो सकते हैं। समझ आ गई? ये मल्टीपल हो गए, हो सकते हैं। अब क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई सर्वर को आईपी के थ्रू, सर्वर तक पहुंच गई। अब इतने सारे फंक्शन में से कौन सा फंक्शन चलाना है ये कैसे पता लगेगा? नहीं, फंक्शन का तो नहीं आईपी एड्रेस होता ना, फंक्शन आईपी तो, हाँ आईपी तो एक ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा कोड किस में पड़ा है? एक मशीन में। वो एक मशीन का क्या है? यानी इस मशीन का एक ही स्टैटिक आईपी है, तो सब जितने भी फंक्शन चलने हैं वो एक ही आईपी के थ्रू चलने हैं। इसमें तो नहीं कोई कंफ्यूजन? पब्लिक आईपी होते हैं ना, ताकि इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो सकते हैं। जो हमारे लैपटॉप के होते हैं वो प्राइवेट आईपी होते हैं, यानी आप मैं आपको अपना आईपी शो भी कर दूं, आप वहां से रिक्वेस्ट हिट नहीं कर सकते। सेम नेटवर्क में कर सकते हो लेकिन थर्ड नेटवर्क से
नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट आईपी होता है। लेकिन जो सर्वर के आईपी होते हैं वो पब्लिक आईपी होते हैं, क्योंकि किसी भी इंटरनेट के थ्रू मैं वहां पे हिट करना चाह रहा हूं। लॉजिक समझे? अब एक प्रॉब्लम तो हल हो गई कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, पूरी दुनिया में जितने सिस्टम में एक सिस्टम मिल गया, रिक्वेस्ट वहां पे पहुंच गई, सर्वर तक पहुंच गई, यानी मशीन तक पहुंच गई है रिक्वेस्ट। वो दुनिया में किस भी जगह पड़ा है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंडिया में पड़ा है, वो पाकिस्तान में पड़ा है, ढूंढ लेगा ना क्लाइंट उसको, क्योंकि क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा, एचटीटीपी प्रोटोकॉल को दे देगा, एचटीटीपी प्रोटोकॉल देखेगा यार कि ये आईपी है, अब उसको पता है कि ये आईपी दुनिया में कहां पड़ा है, क्योंकि हर दुनिया में हर आईपी यूनिक है, यूनिक एड्रेस पे पड़ा है, तो वो उसको ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाएगा रिक्वायर्ड लिखे। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि यूएस में अगर आईपी पड़ा है तो यहां से जाते जाते उसको 10 दिन लगेंगे, वो ये मिली सेकंड की गेम है, मतलब आपने ऐसे किया तो रिक्वेस्ट हो गई है, मतलब ये क्योंकि वायर्स है ना, और फाइबर आपको पता है कितनी फास्ट है, वो बहुत क्विकली निकल जाती है, मतलब आप बस हिट करना है, पिंग करना है तो गई रिक्वेस्ट, चाहे वो दुनिया के दूसरी नुक्कड़ में पड़ी है आपकी आईपी। समझ आ गई बात? अब मसला ये है कि मेरे पास दो मसले हैं, एक ये कि एक मुझे बात बताएं, ये मेरा एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप में मैं कितने सॉफ्टवेयर चला सकता हूं? जितने मर्जी चला सकता हूं या एक चला सकता हूं? जितने मर्जी चला सकता हूं। क्यों? देखो अभी मैंने क्रोम भी चलाया हुआ है, VS कोड, स्काइप, स्लैक, कितने में चला लेता हूं, बात समझे या नहीं? जितने मर्जी मैं चलाऊं, ये तो एक मशीन है ना, उस पर मैं जितना मर्जी वजन डाल दूं, डेफिनेटली एक लिमिट तक ही डालूंगा, अगर ज्यादा वजन डाल दूंगा, ज्यादा एप्स चला दूंगा तो क्या होने लग जाएगा? हैंग होने लग जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन चलेंगी तो सही ना चीजें, स्लो चलेंगी लेकिन चलेंगी। अब दो प्रॉब्लम है, एक तो ये प्रॉब्लम है कि अगर मेरे सर्वर के अंदर मैंने 5 एप्लीकेशन रख दी हैं, बात समझ आ गई? 5 क्या रख दी हैं? एप्लीकेशन रख दी हैं, और हर एप्लीकेशन में 50-50 फंक्शन है। अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर को, सर्वर तक पहुंच गई, अब आगे जाके दो चीजों का फैसला करना है कि 5 एप्लीकेशन में से कौन सी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट जाएगी और उन 50 फंक्शन में से कौन सा फंक्शन चलेगा। नहीं समझ आए? दो चीजों को फिगर आउट करना है ना, बाकी बात तो क्लियर है कि क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट करनी है, आईपी चाहिए, आईपी मिल गया। अब सर्वर में ज्यादा एप्लीकेशन होंगी तो उन एप्लीकेशन में कौन सी एप्लीकेशन को चलाना है, और उस एप्लीकेशन के अंदर 50 फंक्शन है तो कौन से फंक्शन को चलाना है, यह चीज पता लग जाए तो मामला क्या है? हल है। फिर उस फंक्शन तक पहुंच जाते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये कैसे होता है? इसके लिए कंप्यूटर के अंदर एक मैकेनिज्म यूज होता है जिसको हम पोर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट्स। हर एप्लीकेशन को कंप्यूटर एक पोर्ट असाइन करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी पोर्ट्स हो सकती हैं? 65,365 समथिंग लाइक दैट, है ना, इतनी होती है ना। एक सिस्टम के अंदर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टोटल जो पोर्ट्स होती है ना, वो कोई 65,000 समथिंग होती है। इसका मतलब है कि एक सिस्टम में हम कितनी एप्लीकेशन चला सकते हैं? 65,000 एप्लीकेशन चला सकते हैं, विच इज गुड, लाइक बहुत ज्यादा है 65,000। अच्छा, अब कुछ पोर्ट जो है ना वो डेडिकेटेड पोस्ट होती हैं, जैसे स्काइप ने चलना है तो उसकी एक पोर्ट होगी, स्लैक ने चलना है तो उसकी एक पोर्ट होगी, यानी कुछ सॉफ्टवेयर की पोस्ट यूज होगी, और अगर एक पोर्ट यूज हो गई है तो वो पोर्ट दोबारा यूज नहीं होगी। अगर वो एक यूज होगी और अगर आप उसी पोर्ट पे एप्लीकेशन चलाना चाहोगे तो वो आपको एरर देगा। अभी मैं आपको ये रीप्रोड्यूस भी करके दे दूंगा कि वो एरर देगा, वो कहेगा कि ये पोर्ट ऑलरेडी यूज है, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर सेम पोर्ट पे 2 एप्लीकेशन चल जाएंगी तो क्या होगा, जब रिक्वेस्ट आएगी तो फिर कैसे पता लगेगा। बात समझ रहे हो? ये वही प्रॉब्लम है ना, अगर एक ही सर्वर, 2 सर्वर के सेम आईपी हो जाए तो फिर कैसे पता लगेगा रिक्वेस्ट कहां लेके जानी है। तो इसलिए पूरी दुनिया में आईपी क्या होते हैं? चेंज होते हैं, हर डिवाइस का अपना होता है। IP4 की, IPv4 की एक तादाद है आईपी की, लेकिन अभी तक शायद वो भी खत्म नहीं हुए या नियर टू खत्म है। अब IPv6 आ गए हैं, उसमें और भी कहते हैं कि काफी साल गुजर जाएं तो आईपी खत्म नहीं होंगे। यानी ये जो स्कीम है ना 172, ये 4-5 डिजिट वाली, 1 2 3 4 डिजिट वाली, ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में अभी ये शायद खत्म हो गए हैं या नहीं हुए, मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इससे आगे और वो 6 डिजिट वाले आईपी आ गए जिसके अंदर जो है वो और भी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना,
कि आप सोचोगे इसके कितने कॉम्बिनेशन और उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आईपी कभी खत्म नहीं होंगे, तो हर एक डिवाइस का अपना आईपी होगा। अच्छा, अब हर एप्लीकेशन का एक क्या होगी, पोर्ट होगी, पोर्ट नंबर होगी, समझ आ गई बात। तो इसका मतलब है कि जो मैं अपनी एप्लीकेशन सर्वर में स्विच करूंगा, इस सर्वर के अंदर जो मैं अपनी एप्लीकेशन चलाऊंगा उसको मैं किस पे चलाऊंगा, एक पोर्ट पे चलाऊंगा। किस पे चलाऊंगा, एक पोर्ट पे। क्यों? क्योंकि हर एप्लीकेशन ने सर्वर के अंदर पोर्ट पे चलना होता है। बात समझ आ गई। अब अगर 5 एप्लीकेशन चलानी है तो कितनी पोर्ट चाहिए, 5। तो अब एक सर्वर के अंदर हम मैक्सिमम कितनी एप्लीकेशन चला सकते हैं, 65,000 समथिंग लाइक, उसके नियर। लेकिन इतनी चलेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा एप्लीकेशन तो नहीं चल सकते ना एक ही सर्वर के अंदर। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट करनी है तो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो आईपी की, और कौन सी चाहिए, अब पोर्ट नंबर की। तो इसका मतलब है कि जब हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं थोड़ा बड़ा करके ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। हम इसको कह रहे हैं कि तुम इंटरनेट की रिक्वेस्ट करो, कैसे, मैं उसको लिखूंगा HTTP पे रिक्वेस्ट करो। HTTP मतलब इंटरनेट का प्रोटोकॉल यूज करो। ये आपका एड्रेस आ गया कि आपने जब भी इस पे रिक्वेस्ट होगी तो पूरी दुनिया में आपने किस जगह पे पहुंचना है। इसके आगे अगर उस सर्वर पे पहुंच गए तो उस पर भी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं, उसमें से कौन सी एप्लीकेशन चलानी है उसकी इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड पोर्ट नंबर, और ये आईपी एड्रेस के साथ कोलन लग के आती है, और उसके बाद क्या आ जाता है, पोर्ट नंबर आ जाती है। तो ये हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल :/, और आगे आईपी और आगे उसके पोर्ट नंबर। हाँ, अगर आप प्रोटोकॉल चेंज कर देते हो, WS वेब सॉकेट कर देते हो, तो वो भी इसी तरह चलेगा, बस HTTP चेंज हो जाएगा WS। अगर आप gRPC कर देते हो तो gRPC हो जाएगा। ये क्या करता है कि एक क्लाइंट सर्वर को किस मैकेनिज्म के थ्रू कनेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो अभी हम बोल रहे हैं कि हम किससे कनेक्ट करेंगे, HTTP से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं आप लोगों ने देखी होंगी, जैसे अगर मैं इस पे हिट करता हूं या इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं, इसको अगर मैं हिट करता हूं यहां पे, तो ये देखो ये क्या आ रहा है, प्रोटोकॉल आ रहा है, इसके थ्रू मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये इंटरनेट को शो करता है कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूज हो रहा है। आगे ये मेरी डोमेन है .com, एक्चुअली इसके पीछे क्या होगा, इस इतनी चीज के पीछे आईपी होगा। अब बाय डिफॉल्ट अगर इस पे कोई पोर्ट मेंशन नहीं है ना, अगर किसी वेबसाइट के डोमेन के बाद कोई पोर्ट मेंशन नहीं होती, आप लोगों ने कहना है कि उसके पीछे उसकी जो पोर्ट है ना वो है 80। क्या पोर्ट है, 80। ये स्टैंडर्ड है, यानी किसी अगर ये इस डोमेन का आईपी है तो इसकी पोर्ट इस वक्त क्या होगी, 80। अगर किसी डोमेन के साथ पोर्ट नहीं लगी हुई तो इसका मतलब है वो किस डोमेन को कनेक्ट, यानी वो डोमेन किस पोर्ट को कनेक्ट कर रही है, एपी। ये स्टैंडर्ड है, यानी अगर किसी डोमेन के आगे पोर्ट नंबर नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो 80 पोर्ट को रिडायरेक्ट कर रही है। ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब आईपी भी पता लग गया, ये भी 8000 से पता लग जाएगा कि मैं किस वाले पोर्ट को एक्सेस कर रहा हूं, यानी किस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा हूं। अब एप्लीकेशन तक पहुंच गए, हमने डिस्कस किया था कि 5 एप्लीकेशन है और हर एप्लीकेशन में 50-50 फंक्शन है। तो कहां तक पहुंच गए, सर्वर तक। सर्वर से 5 में से एक पता लगी, वो एक कौन सी है, कैसे पता लगी, पोर्ट नंबर से। अच्छा, पोर्ट नंबर के बाद अब यहां पे आती है आगे राउटिंग, दैट इज कॉल्ड राउटिंग, कि एक एप्लीकेशन में अगर 50 फंक्शन है तो वो 50 फंक्शन डिफरेंशिएट होंगे थ्रू राउटिंग। अच्छा, उस राउटिंग, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, दैट इज कॉल्ड राउट। जैसे मैं कह देता हूं लॉगिन, ये क्या होगा, लॉगिन राउट। मैं कह देता हूं साइन अप, वो क्या होगा, साइन अप राउट। अगर मैंने एक लॉगिन का राउट यूज कर लिया है तो क्या मैं दोबारा लॉगिन का राउट यूज कर सकता हूं, अगर तो सेफ हुआ तो फिर तो है, अगर तो सेफ होगा फिर तो वो नहीं मांगेगा।
नहीं आप बात नहीं समझे। अब मैंने इस वाले फंक्शन के ऊपर राउट लगा दिया है, लेट्स सपोज लॉगिन, कि मैं कहता हूं कि अगर ये लॉगिन राउट यूज हो तो फिर ये फंक्शन चले, तो क्या मैं इस पे भी कह सकता हूं कि ये भी लॉगिन ही है? नहीं कह सकता। क्यों? फिर वही मसला क्या था कि अगर सेम राउट हो जाएंगे तो उसको कैसे पता लगेगा कि कौन सा फंक्शन है चलाना? बात समझ आई या नहीं आई? तो इसलिए वो मसला है। तो इसका मतलब कि हर फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ राउटिंग, विद द हेल्प ऑफ राउटिंग। तो इसलिए अगर आपने फोकस किया हो, अगर मैं रिवर्ट कर दूं कोड, हमने क्या बोला था, ये जो हम ये स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड राउट। मैं इसको बोल दूंगा यहां पे लॉगिन। अब ये फंक्शन कब चलेगा? जब लॉगिन पे रिक्वेस्ट आएगी। अब अगर मैं इसको कह दूं साइन अप, अब ये वाला फंक्शन कब चलेगा? वर्ड वन वाला, जब साइन अप पे रिक्वेस्ट आएगी। अच्छा, अगर मैं सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूं ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं होम राउट। क्या बोलते हैं? होम राउट, यानी पहला राउट। तो एक फॉरवर्ड स्लैश भी एक राउट होता है जहां से हम एक्चुअली एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, जब मैंने techlaser.com लिखा था तो मैंने उसके आगे राउट नहीं डिफाइन किया था कौन सा होगा। तो इसका मतलब है कि उसने किस वाले राउट को हिट किया होगा जाके? फॉरवर्ड स्लैश होम राउट को। हाँ, अगर मैं यहां से जैसे अब मैं लिख देता हूं techlaser.com /meet नवीद, अब मैंने ये क्या दिया है उसको? राउट दिया। तो इसके पीछे कोई राउट लिखा होना चाहिए ना, ताकि मैं इसको हिट करूं तो वो वाला कोड चले। और उसके जैसे मैं देखो इसको हिट करता हूं तो ये इसके बदले में मुझे जूम का लिंक दे देता है। इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट मेरे पाइथन के फंक्शन के पास गई है, किस वाले? मीट नवीद वाले, और उसके रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिला? एक लिंक मिला। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब कि हमारी वेबसाइट के बैकएंड के अंदर कोई 50 या 100, कोई 200 राउट डिफाइन होंगे। जब भी उस राउट पर रिक्वेस्ट जाएगी तो उससे कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, कोई बात? तो इसका ये वाली बात लॉजिक आपको समझ आ गई यहां पे? ये तो अब अगर पूरी दुनिया में ये वाला कोड मैं कहीं पे रखूं तो मुझे मिल जाएगा ना? कैसे? सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें? आईपी, पोर्ट नंबर और राउट नेम। राउट नेम। अच्छा, ये राउट नेम नेस्टेड भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ये साइन अप लिखा है, इसके अंदर एक और फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसमें ऑथ लिख दें, फॉरवर्ड स्लैश ऑथ फॉरवर्ड स्लैश साइन अप। बात समझ आई या नहीं आई? ये इसको अब हम हिट कैसे करेंगे? नहीं ऐसे कर देंगे ना, आईपी आ जाएगा, फिर पोर्ट आ जाएगी, और फिर ये सारा पाथ आ जाएगा, जो भी है। डजंट मैटर ना। एक्चुअली ये तो बाइंड हो रहा है ना, वो मैच करेगा। अगर पीछे से रिक्वेस्ट इसको आई है तो वो इसके साथ मैच कर रहा है तो इसको चला देगा। नहीं समझे आप? यानी जिसके साथ मैच हो रहा है उसको उस राउट को चला देगा वो। डजंट मैटर ना, वो एक लफ्ज का, 2 का, या 50 का, या 10 का। यानी अगर आपने लॉगिन को कोई गलत मतलब वर्ड लिख दिए तो डजंट मैटर ना, आपने अब ये गलत मतलब वर्ड ही पीछे से भेजने तो उसने मैचिंग कर लेनी है। सिंपली क्या हो रहा है? मैच ही हो रहा है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा। अब अगर मैं इसको चलो आते हैं, अब इस एप्लीकेशन को हमने चलाने के लिए ये वाली कमांड बोला था कि यूज करेंगे, ऐसे ही है ना? तो मैं चला लेता हूं इसको फिर। तो इसको चलाने के लिए हम ये कमांड रन करेंगे। अब अगर आपने देखा होगा, ये जब चलता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। जो मैंने आपको बात समझाई ये सारी इसके अंदर है। ये क्या कह रहा है? यूविकॉन रनिंग ऑन http:// ये इतनी चीज क्या शो कर रही है? प्रोटोकॉल। आगे क्या आ गया? आईपी, कोलन के बाद क्या आ गया? पोर्ट नंबर। हाँ, अब ये सेम क्यों होता है? क्योंकि ये हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने लैपटॉप में। तो ये जो 127.0.1 है ना, इसको हम बोलते हैं लोकल होस्ट आईपी। लोकल होस्ट मतलब डेवलपर का आईपी। क्योंकि देखो
जब मैं कोडिंग कर रहा हूं तो मैंने अपने ही लैपटॉप को क्या बनाना है, सर्वर, तो वो मेरे लिए लोकल होस्ट होगा, यानी मेरे लिए उसका आईपी ये होगा। लेकिन जब मैं मशीन में किसी रख दूंगा, जब मैं शिफ्ट कर दूंगा इसको, फिर मेरा आईपी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, फिर ये 127 नहीं होगा, फिर कोई और आईपी होगा, लेकिन पोर्ट नंबर क्या होगी, 8000 ही होगी। बात समझ आ गई? तो अब इसके ऊपर मुझे हिट करना है, इस पे मैंने हिट किया तो मुझे ये हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। ऐसे ये क्यों? अभी मैंने कोई भी राउट नहीं लिखा फिर भी वो दिखा रहा है, वो क्यों? क्योंकि राउट, मेन राउट, तो मेन राउट कौन सा था, स्लैश वाला। अब मैं स्लैश वाले को गलत मलत कर देता हूं, इसको सेव कर दिया और मैंने यहां पे आगे हिट किया, सॉरी रीलोड नहीं किया होगा हमने साथ में, इसके साथ हाइफन हाइफन रीलोड भी लगाना है ताकि वो साथ साथ मेरी चेंजेस को रीलोड करता रहे। मैं इसको हिट करूंगा तो ये क्या कह रहा है, नॉट फाउंड। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब फॉरवर्ड स्लैश वाला राउट हमारे कोड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन और कौन से करते हैं राउट एग्जिस्ट, लॉगिन चल रहे हैं, और कौन सा एग्जिस्ट करता है, साइन अप, फॉरवर्ड स्लैश ओथ, फॉरवर्ड स्लैश साइन अप। सिर्फ साइन अप एग्जिस्ट नहीं करता तो नॉट फाउंड, वो आ रहा है आंसर। और वो जो गलत वाला हमने लिखा था वो भी आ रहा होगा। साइन अप के बगैर ओथ नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा कोई भी आपने राउट डिफाइन नहीं किया हो, वो नॉट फाइंड ही बोलेगा उसको। अगर हाँ डिफाइन कर किया हो तो लिख सकते हैं। यानी आप ये गलत वाले आईपी को कह दो ओथ, तो अब वो क्या करेगा, ओथ वाला चलाएगा। और अगर दूसरा, अगर ज्यादा बेहतर तो ये है कि हम यहाँ पे ये नाम लिख दें ताकि हमें ना कंफ्यूजन ना हो, ऐसा ना लगे कि सेम ही चल रहा है। अब ओथ वाला चल गया, फॉरवर्ड स्लैश ओथ के अंदर फॉरवर्ड स्लैश साइन अप लिखेंगे तो साइन अप वाला चल गया, और अगर सिर्फ लॉगिन लिखेंगे तो लॉगिन वाला चल गया। अगर सिर्फ क्या लिखें, कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या बोलेगा, नॉट फाउंड। अब जब ये नॉट फाउंड वाला है ना, अब इसका आप लोगों ने मुझे लॉजिक बतानी है कि क्या हुआ होगा। यानी जब हमने हिट किया एक गलत आईपी के ऊपर तो क्या हुआ होगा, यानी क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई कहां पे, इतनी दुनिया में इतने सर्वर है, कैसे पता लगा कि इस सर्वर पे जाएगी, आईपी से पता लग गया। फिर पोर्ट दी, क्यों दी, मुतलका ऐप तक पहुंच सके। अच्छा मुतलका ऐप वाली बात भी देख लें। अब ये एक ऐप चल रही है किसके ऊपर, 8000 के ऊपर चल रही है ना। हम एक और ऐप चला देते हैं, यानी एक दफा इसको, इस कोड को फिर चला देते हैं, लेकिन उसको मैं हिट करता हूं, अब मुझे वो एरर देगा। सॉरी, एक तो वो अब मुझे एरर दे रहा है, क्या, ये वाले पढ़ो यहां पे एरर नंबर 48 क्या कह रहा है, एरर व्हाइल अटेम्प्टिंग टू बाइंड एन एड्रेस, कौन सा, ये वाला आईपी और साथ में ये वाला पोर्ट, वो क्या कह रहा है, ऑलरेडी इन यूज। वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है, क्योंकि अगर वो चला देगा इसी पे तो फिर क्या होगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन ये हो जाएगी, दो ऐप चल गई, वो सेम आईपी को पॉइंट कर रही हैं, तो फ्रंट एंड से फिर कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो फिर पोर्ट नंबर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यही तो पोर्ट नंबर की साइंस है। ऑटोमेटिक नहीं, फिर पोर्ट नंबर को हमें यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, जिससे मैं बाय फोर्स उसको कहूंगा कि तुम वाले इस वाली एप्लीकेशन के लिए ये वाली पोर्ट नंबर होनी चाहिए। बात समझ आई? तो उसमें पोर्ट नंबर मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो चलाई जाए, फिर कोई इशू नहीं है। अगर सेम टाइम चलानी है तो पोर्ट नंबर चेंज करना है। अगर एक टाइम में एक एप्लीकेशन चलानी है, दूसरी टाइम में दूसरी चलानी है, फिर पोर्ट नंबर सेम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो अलग सर्वर है तब तो पोर्ट नंबर सेम हो सकता है। हाँ, अगर एक लैपटॉप इसकी अपनी 65,000 पोर्ट्स हैं, एक और लैपटॉप आ गया उसकी भी अपनी, क्योंकि ये दोनों लैपटॉप तो आपस में किससे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, आईपी की मदद से। इनका पोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर दो अलग लैपटॉप है, दोनों में सेम पोर्ट हो सकती है,
ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं हो सकती। यानी अगर मैं इस लैपटॉप में भी सेम कोड चलाता हूं, एक और में चलाता हूं, तो दोनों 8000 पे चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकते। लॉजिक बन रही है ना। एक्चुअली ये सारी गेम आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको समझ आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउटिंग। राउटिंग समझ आ गई है ना कि सर बैकएंड के ऊपर राउटिंग। अब टेक्निकली अब फास्ट एपीआई का क्या काम है? फास्ट एपीआई का काम है एक तो जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है उस मशीन, उस सर्वर के आईपी पे, उसको ट्रैक करना, फिर उसमें से डिसीजन लेना कि किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाना है, फिर उसमें से डिसीजन लेना कि किस फंक्शन को चलाना है उस राउट को देखते हुए, और उसके अगेंस्ट वो फंक्शन चला के जो जवाब आना उसको वापस पहुंचाना। इस सारा काम ये कौन करता है? फास्ट एपीआई। और अगर ये ना हो तो फिर ये सारा काम हमें करना पड़े एज अ डेवलपर, सारी मैनेजमेंट, सारी कोडिंग। तो फास्ट एपीआई ने जो कोड लिखा है वो एक्चुअली क्या कर रहा है? ये सारी रिक्वेस्ट के मैकेनिज्म को ऑटोमेट कर रहा है हमारे लिए। उसने हमें एक स्टैंडर्ड वे दे दिया है। वो स्टैंडर्ड वे क्या है? कितना आसान है। वो कहता है कि आपकी एक ऐप है, ऐप का इंस्टेंस आप फास्ट एपीआई से बना लें। आपकी एक ऐप है, उसमें आप डिफाइन कर लें कि राउट नंबर क्या होगा। क्यों? पोर्ट नंबर और आईपी का डिफाइन करना वो सिस्टम का काम है, वो फास्ट एपीआई का काम नहीं है। फास्ट एपीआई ने इनकाउंटर करना है किसको? राउट्स को। समझ आ गई बात? तो उसने बोला कि आप मुझे बता दो कि राउट कौन सा होगा, उस राउट के अगेंस्ट कौन सा मैंने फंक्शन चलाना है, उसका तुम जो जवाब मुझे दोगे वो मैं वापस भेज दूंगा। तो टेक्निकली जब भी इस राउट पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? चल जाएगा। बात समझ आई? अच्छा, अगर हमने इसको वाक्य में फील करना है ये चल रहा है या नहीं, तो इस फंक्शन में मैं एक लगा देता हूं प्रिंट। क्या लगा देता हूं? तो मैं इसको क्या देता हूं? फंक्शन कॉल। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। अब हम आके यहां पे टर्मिनल पे देखते हैं, ये मेरे पास चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको हिट करते हैं। हिट करने के लिए यूज करेंगे यहां पे लॉगिन। ये लॉगिन चला है। अब हमने देखना है कि इसके अगेंस्ट क्या हुआ है। यहां पे आपने देखा होगा ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो वाला फंक्शन क्या हुआ है? हिट हुआ। जब मैंने हिट किया तो फंक्शन क्या हुआ? चला। यानी क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, सर्वर ने वो मेरा फंक्शन चलाया और जवाब वापस मुझे क्लाइंट पे दे दिए। यानी जो हमने ये रिटर्न किया ये कहां पे पहुंच रहा है? हमें क्लाइंट पे। और जो सर्वर के ऊपर मुझे कंसोल भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मुझे फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है। अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम हिट करूं, ऐसे मैंने हिट कर दिया, तो अब क्या होगा? मल्टीपल टाइम फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। बात समझ रहे हो? अब ये हमारा जो सर्वर है ना, अब ये कितना कैपेबल है, यानी ये कितनी रिक्वेस्टें हैंडल कर सकता है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? उसकी रिसोर्सिस पे, कि उसमें रैम कितनी है, उसमें सीपीयू कौन सा है, उसकी चीजें कौन सी हैं। उसकी बेस पे डिसाइड होगा कि कितने यूजर का ये वर्कलोड जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। अक्सर आपने यूनिवर्सिटीज के या कोई ऐसे पोर्टल देखे होंगे, जब रिजल्ट आता है या जो बोर्ड होता है उसका पोर्टल, तो जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है? वो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी ट्रैफिक उसकी तरफ बढ़ती है, उस आईपी को हिट कर रही होती है एट द सेम टाइम, लेकिन उसके रिसोर्सेज इतने ज्यादा कैपेबल नहीं होते कि वो इतनी रिक्वेस्टों को इनकाउंटर कर सके। तो फिर वो उनका सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है। ये खुद भी सिस्टम को डाउन किया जा सकता है। सर्वर बंद कर दें तो सिस्टम क्या हो जाए? नहीं, ये अब डाउन हो गए। जैसे बैंक वाले डाउन करते हैं, तो बस वो बैंक वाले यही करते हैं जो मैंने किया। मैंने यहां से क्या कर दिया? सर्वर बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो अब मैं आऊंगा तो क्या होगा? उसमें लिमिट रख देते हैं क्या? एक्सेस की। एक्सेस की लिमिट भी रख सकते हैं, अटेंशन भी बंद कर सकते हैं ना। बस मैंने बंद कर, देखो मैं रेंट पे कर रहा हूं ना, तो होस्टिंग मेरी है, मशीन मेरी है, तो मर्जी भी किसकी चलेगी? मेरी चलेगी। तो इसका मतलब है कि मैं उसको चलाऊं ना चलाऊं डजंट मैटर। लेकिन ऐसे होता नहीं है। देखो फेसबुक अपना सर्वर बंद कर दे तो क्या होगा? तो सारे यूजर भाग जाएंगे। कंपटीशन है ना, कभी ऐसे बंद करते नहीं है लोग। अटेंशन नहीं करते हैं, कोई मसले मसाइल आते हैं तो फिर ही करते हैं। मसला क्या आ सकता है?
मसला ये आ सकता है ना, ये एक सिस्टम है, ये भी तो एक हार्डवेयर है ना। आपका लैपटॉप खराब हो सकता है या नहीं, उसकी रैम खराब हो सकती है। अगर इस सर्वर की रैम खराब हो जाए फिर आपको मसला आएगा ना। इसलिए मेंटेनेंस सर्विसेज होती हैं कि वो मेंटेनेंस में क्या करते हैं, वो इन सर्वर की जब उनकी हार्डवेयर की लाइफ पूरी हो जाती है उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसीलिए जब वो उनको चेंज करते हैं तो फिर मार्केट में जो है वो पुराना चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो लोग अपनी जो सर्वर चीज़ें होती हैं उनमें रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि अच्छी सर्विस रहे। हाँ, अब यहाँ पे आती है सारी नेटवर्किंग, ये हमारा काम नहीं है, ये नेटवर्किंग है। देखो हमने रिक्वेस्ट कर दी है, आगे ये इतना भी आसान नहीं है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्वेस्ट गई, वो आईपी तक पहुँच गई, वो पोर्ट चल गई, वो राउट चल गया, वो रिस्पॉन्स आ गया। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जितना आपको रिक्वायर्ड है। अगर मैं आपको बेस बताने लग जाऊँ कि कैसे रिक्वेस्ट जा रही है तो वो चाहे हम 10 दिन भी समझते रहें शायद हमें समझ नहीं आएगी। बहुत सारे एल्गोरिदम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, यानी उसमें इतनी लेयर्स हैं, आप काउंट करेंगे आप गिन नहीं सकते। यानी आपकी रिक्वेस्ट, ये जो 1 सेकंड में ट्रांजिशन हुई है ना, ये ट्रांजिशन में इतनी लेयर्स हैं, अगर हम हर लेयर को समझना शुरू कर दें तो हम नहीं समझ सकते। यहाँ पर दैट इज का नेटवर्क इंजीनियरिंग, वो नेटवर्क वालों का काम। हमारा काम है रिक्वेस्ट इनिशिएट कर देना। अब उसने कैसे ढूंढना है, किस वायर से जाना है, किस मशीन से जाना है, किधर से पहुंचना है, वो उसका काम। और वो नेटवर्क इंजीनियर सारी अपने, उनके भी एल्गोरिदम होते हैं, उनके एल्गोरिदम चलते हैं। ये जो हमारे राउटर नहीं होते, ये भी तो एक डिवाइसेस होती हैं ना, इनके अंदर भी लिमिटेड रैम होती है, उनके कोड उसमें चलते हैं। वो फिर डिसाइड करते हैं किधर उधर कहाँ पे घूमना है। जिनकी पीएचडीज नेटवर्किंग में होती हैं उनको फिर ज़्यादा इसकी क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी है, एटलीस्ट हमें कंसेप्ट क्या होना चाहिए क्लियर। अब तो समझ आ गई ना क्या होता है। अब अगर आप किसी की वेबसाइट को हिट करोगे तो आपको फील होना चाहिए कि इसके पीछे क्या होगा या नहीं, कि कोई पर्टिकुलर राउट हिट हो, कोई आईपी हिट हुआ होगा, आईपी कोई पोर्ट हिट हो। अक्सर जो हमारी मेन वेबसाइट्स होती है ना, उनके पोर्ट नंबर वो फिक्स होते हैं, यानी 80 होता है। यानी कभी आपने देखा है डोमेन के साथ पोर्ट नंबर लिखते हुए लोगों को? नहीं। तो हर एक वेबसाइट का पोर्ट नंबर क्या होगा फिर? 80 होता है। ये स्टैंडर्ड होता है नॉर्मली, सही है, ताकि यूजर को टाइप ना करना पड़े पोर्ट नंबर। एक ही सर्वर पे 80 पोर्ट कैसे हो सकती है? यही तो बोला है अभी। एक सर्वर पे मल्टीपल ऐप्स, हाँ, तो मल्टीपल ऐप डिप्लॉय हैं तो पोर्ट नंबर सेम नहीं होगी। एरर आपको दिखाया नहीं अभी, उसने क्या बोला, ऑलरेडी इन यूज, तो वो एरर आएगा ना। एक सर्वर पे एक ही वेबसाइट डिप्लॉय हो सकती है, एक पोर्ट पे, पोर्ट 80 पे। अगर दूसरी करनी है तो पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हर वेबसाइट का एक अपना सर्वर होता है, बस समझे। इसलिए सबकी पोर्ट नंबर 80 होती है, क्योंकि ये तो बोला ना मैंने कि मल्टीपल सर्वर की पोर्ट नंबर 80 हो सकती है। ये जो फास्ट एपीआई का कोड है इसमें डेकोरेटर्स का करनी थोड़ा सा। हाँ, उसके ऊपर ही मैं आ रहा था यहाँ तक। अब एटलीस्ट इसमें आपको बात समझ आना शुरू होगी कि ये क्या कर रहे हैं। ये राउट समझ आ गया होगा, ये फंक्शन सारा समझ में आ रहा है। अब ये समझना कि ये क्या पंगा है। अब ना एक ही राउट हम रखेंगे ना अगर गेट के, तो वो एरर देगा। यानी ये गेट का राउट एक हमने रखा है ना, एक और रखूंगा तो वो एरर देगा। वो कहेगा ये नहीं हो सकता, एरर दे देगा, क्योंकि दोनों सेम हो गए हैं। लेकिन एक और सीन है इसके अंदर कि अगर हम उसका HTTP मेथड चेंज कर देंगे ना, फिर राउट सेम हो सकता है। यानी ये फॉरवर्ड / राउट है, चलो लॉगिन कर लेते हैं। ये भी लॉगिन है और ये भी लॉगिन है। अब ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर एक राउट को मैं पोस्ट कह दूं और एक को गेट कह दूं तो ये अलाउ है। क्यों? क्योंकि जब फ्रंट एंड बैक एंड को कॉल करता है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी उसने देनी होती है। 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आईपी, पोर्ट नंबर, आगे राउट और HTTP मेथड कॉन्सेप्ट। ये 4 चीजें हम देते हैं तो फिर ही रिक्वेस्ट हैपन होती है। अगर ये नहीं देते तो फिर हैपन नहीं होती। तो ये फिगर आउट करना जरूरी है। तो इसके लिए जब अगर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊं, ये जो हमने रिक्वेस्ट की थी, ये नेटवर्क टैब होती है, इस पर हम रिक्वेस्ट को देख सकते हैं जा रही है या नहीं। सॉरी, हम पहले एप्लीकेशन चला दें।
ये मैंने एप्लीकेशन चला दी है, मैंने इसको हिट किया, लॉगिन में भी आओ थी लिखा हुआ इसलिए। अच्छा लॉगिन वाली चल रही है। अगर मैं आपको नेटवर्क टैब में लेके जाऊं और मैं इसको हिट करता हूं तो एक ये रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है नेटवर्क का मतलब ऐसी रिक्वेस्ट जो क्लाइंट ने सर्वर को भेजी है तो वो किसके थ्रू जाती है, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट को हम कोडिंग की जुबान में नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो ये हमें मिलता है इंस्पेक्ट करके नेटवर्क टैब में। तो नेटवर्क टैब के अंदर ये एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है दैट इज कॉल्ड लॉगिन। इस पे मैं हिट करता हूं ना, यहां पे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या? रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है? HTTP, IP और पोर्ट आगे क्या है, और उसके नीचे एक चीज लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट मेथड। ये चार चीजें यानी IP, पोर्ट नंबर, राउट और रिक्वेस्ट मेथड ये जा रहा है। अब अगर मैं गेट वाला रिक्वेस्ट मेथड भेजूंगा तो अब एक्चुअली कौन सा चलेगा राउट? ये वाला चलेगा, गेट वाला चलेगा। इसको मैं पोस्ट वाला बोल देता हूं। अब अगर मुझे पोस्ट वाला रिक्वेस्ट करनी है हिट, मैंने गेट वाला किया हिट तो ये रिक्वेस्ट मेथड कौन सा गया है? गेट वाला। अब मैंने पोस्ट वाला करना है तो उसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वो क्यों? जो ब्राउजर्स होते हैं ना वो हमेशा गेट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी हम जितनी भी वेबसाइट पे सर्चिंग करते हैं वो सारी किस तरह होती है? गेट के मेथड से होती है। पोस्ट के मेथड से वो सर्चिंग नहीं होती। सारी सर्चिंग किस तरह होती है? गेट के मेथड से होती है। तो अब क्रोम से तो मैं रिक्वेस्ट इनिशिएट नहीं कर सकता पोस्ट की। इसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं नॉर्मली दैट इज कॉल्ड पोस्टमैन। इसका अपना भी पोस्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं ज्यादा क्लैरिटी आपको पहले देना चाह रहा हूं ना। तो हम पहले अकाउंट देखते हैं, अगर है मेरा तो चला लेते हैं, नहीं है तो फिर नया बना देंगे। नहीं है एक क्रिएट कर लेते हैं। आप लोगों ने भी इस पे ऐसे अकाउंट क्रिएट कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप पोस्ट की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट तो ब्राउजर से हो जाती है, पोस्ट की ब्राउजर से नहीं होती। पोस्ट की रिक्वेस्ट करने के लिए फिर हमें पोस्टमैन यूज करना पड़ेगा या कोड से कर सकते हैं, यानी कोड से कर सकते हैं। ये जो यूआरएल है ना, यहाँ पे हम कुछ भी हिट करते हैं तो हमें कुछ भी आंसर मिलता है। ये जो हमें आंसर मिलता है ना, ये इसके पीछे गेट की रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, पोस्ट की नहीं होती। तो अब मैं चूंकि इस यूआरएल को यूज कर रहा था, वहां पे तो कौन सी रिक्वेस्ट हो सकती है? गेट। तो हमें पोस्ट चाहिए तो इसलिए हम पोस्टमैन को यूज करेंगे। अच्छा, यहां पे वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी है आपने। अब रिक्वेस्ट इनिशिएट करने के लिए इंफॉर्मेशन इसको क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमने कौन सा रखना है? फिर उसको क्या चाहिए? IP, पोर्ट नंबर और राउट का एड्रेस। तो हमारे पास IP, पोर्ट नंबर और एड्रेस क्या है? सेम। ये देखो, एक ही सेम चीज मैं यहां पे कर लेता हूं, लेकिन ये वाला IP, पोर्ट नंबर और एड्रेस, ये और इन दोनों में फर्क है कोई? मेथड का। इस पे मुझे कुछ और जवाब आना चाहिए, कुछ भी नहीं आया, और इस पे मुझे आना चाहिए। ओह सॉरी, हमने वो लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं ना, तो लोकल होस्ट से वो नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं वो। तो मैं लोकल पे मेरे पास है, मैं वो यूज कर लेता हूँ, क्योंकि लोकल होस्ट वाला IP तो मेरे पास है ना लोकली, तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ, इशू नहीं। तो इसको हम लगा लेते हैं अच्छा। अब यहाँ पे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, इसमें गेट की रिक्वेस्ट है और मैं गेट के अंदर एक IP सेम हिट कर लेता हूँ, एक सेम ही चीज जो है वो। अब टेक्निकली हमने बोला था कि ये राउट सेम नहीं हो सकता, लेकिन अब सेम है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट हैपन होगी कैसे? लॉगिन पोस्ट आ रहा है और इस पे क्या आएगा? लॉगिन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेथड डिफरेंट है। यानी इसका मतलब है कि अगर हमारा राउट सेम भी है तो डजंट मैटर, लेकिन मेथड क्या होना चाहिए?
डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम ही मेथड रख लूं, सेम ही राउट रख लूं, एक और मेथड अगर मैं रखना चाहूं, उसको क्या बोल देंगे हम? डिलीट। क्या बोल देंगे? डिलीट। और यहां पे उसका नाम चेंज कर देते हैं और इसको क्या देते हैं? डिलीट। अब फिर भी चलता रहेगा ना ये, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसको रिक्वेस्ट करने के लिए? मेथड को क्या कर देंगे? डिलीट। अब एक इसका मतलब है कि एक ही राउट के कितने मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जितने हमारे पास मेथड की टाइप्स हैं उतने सेम राउट कॉल हो सकते हैं ना। इसको हम क्या बोल देंगे? पुट। यहां पे हम जाएंगे और इसका मेथड टाइप क्या कर देते हैं? पुट। नहीं, जो नाम है वही रख सकते हैं, अपने नहीं रख सकते। बात समझ आई या नहीं आई? तो राउट के नाम सेम हो सकते हैं, लेकिन फिर हमें उसका मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है टेक्निकली जब भी हम बैकएंड के ऊपर कोई कोड लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, उसको फ्रंट एंड ने कॉल करना है, तो उस बंदे को आपसे क्या रिक्वायर्ड होगा? यानी जिसने लेट्स सपोज यहां पे हम जाते हैं, अज्यूम करें कि ये फ्रंट एंड का डेवलपर हो रहा है और हम तो बैकएंड के डेवलपर है ना, सही है। अब इसने आपके सर्वर पर रिक्वेस्ट करनी है, तो वो आपसे क्या चीज की डिमांड करेगा? वो आपसे डिमांड करेगा कि भाई आईपी क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, राउटर नंबर क्या है और मेथड क्या है। ये अगर आप इंफॉर्मेशन उसको दे दो तो फिर वो आपके सर्वर को कॉल कर सकता है। लेकिन अब इसका पंगा ये है कि इसका मतलब हमें डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ेगी ताकि मैं उसको दे सकूं डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन फास्ट एपीआई में एक खूबसूरती है कि डॉक्यूमेंटेशन हमारी क्या होती है? ऑटोमेटिकली बन जाती है। कैसे? अगर मैं 8000 पे हिट करता हूं और डॉक्स लिखता हूं फास्ट एपीआई, अब मैंने जितने राउट बनाए थे, कौन कौन से बनाए थे? एक राउट, एक लॉगिन का, दूसरा लॉगिन का पुट के साथ, लॉगिन का पोस्ट के साथ, लॉगिन का और आया साइन अप गेट। वो सारी डिटेल मुझे यहां दे रहे हैं। अगर ये वाला यूआरएल मैं डेवलपर को दे दूं फ्रंट एंड के, तो उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी, क्योंकि दो चीजें तो फिक्स रहनी है ना, पोर्ट नंबर और आईपी तो फिक्स रहना है। वो मैं उसको एक ही दफा चैट पे बता दूंगा, एक ही दफा चैट पे बता दूंगा। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन तो ज्यादा राउट की चेंज होनी है, तो राउट की इंफॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली बन गई। तो फास्ट एपीआई की अंदर ये भी एक फीचर है, नहीं तो पहले हम डॉक्यूमेंटेशन खुद लिखते होते थे। अच्छा, इसमें भी साइंस है। जो बड़ी कंपनीज हैं वो डॉक्यूमेंटेशन की भी वेबसाइट बनाती हैं, अक्सर आपने देखा होगा। जैसे स्ट्राइप है, तो उसने अपनी एपीआई की भी डॉक्यूमेंटेशन की पूरी वेबसाइट बनाई हुई है। ये docs.stripe.com/API, वो उसमें उसका बेस यूआरएल बताते हैं, उसके अंदर वो बताते हैं हर एक राउट। जैसे हम पाइथन लिखते हैं, उसका कोड भी मतलब कि कैसे चलेगा, वो सारी चीजें वो बता रहे हैं। कि ये रिक्वेस्ट है, उसके अंदर कौन सा पोर्ट नंबर जाना है, उसकी सारी उसने पूरी वेबसाइट बनाई हुई है। तो अच्छी कंपनीज तो वेबसाइट बनाई, लेकिन वेबसाइट बनाने में टाइम लगता है, पैसे लगते हैं। कुछ उससे छोटी कंपनीज हैं, वो फिर क्या करती हैं कि वो इस तरह की चीज़ें, जैसे ये फास्ट मतलब पोस्टमैन पे कलेक्शन बना ली, इस तरह की चीज़ें करती हैं। फिर उससे भी छोटी कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो स्काइप पे या चैट पे रन टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे होते हैं। यानी बैकएंड वाले ने कोड लिखा, वो फ्रंट एंड वाले को चैट पे बता रहा है कि ये राउट है, ये रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें हैं। वो इतना भी काम नहीं करते कि राउट यूज़ कर ले। अगर लेट्स सपोज वो फास्ट एपीआई यूज़ नहीं कर रहे, तो डॉक्यूमेंटेशन तो ऑटोमेटिकली नहीं बनेगी। जब नहीं बनी तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो मैनुअली बता रहा होगा कि ये पोर्ट नंबर है, ये आईपी नंबर है, ये फलाना है, वो इस तरह चीज़ें चल रही होती हैं। समझ रहे हो?
लेकिन हम चूंकि फास्ट एपीआई यूज कर रहे हैं तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी ऑटो बन जाएगी। अगर एंड पॉइंट किसको कहते हैं? एंड पॉइंट यानी ये जो हमारा बेस यूआरएल है ना, ये वाला, यानी ये जो यूआरएल है इसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, बेस किसको बोलते हैं? ऐसा एंड पॉइंट जो चेंज नहीं होता। तो अगर आप देखें तो हमारा एक ही एप्लीकेशन में पोर्ट नंबर और आईपी क्या होंगे? सेम होंगे, तो वो हमारा बेस एंड पॉइंट बन जाएगा। उसके आगे जो चीज चेंज होगी वो क्या होगी? राउट होगी। तो इसलिए अगर आपने स्ट्राइप पे देखा हो ना, तो उसने शुरू में आगे पहले सबसे बताया है बेस एंड पॉइंट, बेस यूआरएल। इसमें क्या शामिल होगा? अब ये डोमेन है, लेकिन डोमेन के पीछे क्या होगा? आईपी और पोर्ट नंबर, समझ रहे हो? बहुत। उसके आगे फिर उसने राउट की डेफिनेशन लहदा बता दी है। सही है? तो ये हमारी सारी साइंस है। तो अब आज हमने फिर क्या सीखा? कौन कवर करेगा दोबारा? देखो, ये जो फंक्शन है ना, जब भी ऐप का डेकोरेटर लगेगा, जब भी यानी @, लगेगा, उससे उसको समझ आएगी कि यार नॉर्मली तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की कॉलिंग क्या होती है। अगर हम नॉर्मली जुबान में समझे ना, तो ये फंक्शन कॉलिंग है। ये क्लास का नाम है ऐप, और गेट जो है वो मेथड का नाम है। लेकिन ये वाला फंक्शन कॉल नहीं करना, एक्चुअल क्या करना है? इस फंक्शन के नीचे वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो इसलिए हम ये @ उसको लगाते हैं ताकि पाइथन अंडरस्टैंड कर सके कि इस राउट को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन जब भी इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो इस वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो फिर वो नीचे वाला फंक्शन जो है ना, वो उसको कॉल करता है। समझो कि वो इसके कंस्ट्रक्टर में चल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। देखो टेक्निकली इसके जब हम एक दो क्लास और कर लेंगे ना, फिर और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जोर ऑलरेडी बहुत लग गया है, अब जोर लगाने का दिल नहीं कर रहा आज। पढ़ाना बहुत मुश्किल है ना। अच्छा, अब आप लोगों से भी पढ़ लेते हैं। मेरा तो दिल नहीं कर रहा, आप लोगों का तो कर रहा है ना।